स्वागत है आपका आशुतोष जी नई परख के मंच जी। पर। आप लंबी छुट्टी के बाद आए हैं, इसलिए बहुत ताज़ा-दम लग रहे हैं देखने में। आपकी कमीज़ भी उसी मूड के मुताबिक है। चलिए आपसे अब पहले आप दूर से मिलते थे, अब आप नज़दीक से मिल रहे हैं, ये फ़र्क है। जी। लेकिन जब से आप आए हैं यहाँ पर, तब से घटनाक्रम तो बहुत तेज़ी से चल रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक को पूरे दिन आप लोगों ने देखा, एक बड़े देश के बड़े टीवी चैनल पे बैठकर। मैं आपको देखता रहा, आप उस घटनाक्रम को देखते रहे। लेकिन एक और घटना हुई है, जो ऐसे देखने में बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन उसके मायने कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर गौर करना ज़रूरी है। जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके स्टाफ के 4-5 लोगों को बड़े संदिग्ध तरीके से, बड़ी फुर्ती के साथ में हटा दिया गया है। उनमें से 2 को तो वहाँ से उनका तबादला कर दिया गया है और एक उनमें सिद्धार्थ यादव, जो उनके असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी थे, जो 40 साल से उनके साथ जुड़े हुए थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही व्यक्ति हैं, उनको नौकरी से ही निकाल दिया गया है। जाहिर है कि वो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रहे होंगे, उनका पद असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का था, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार में ओएसडी पद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत से लोग काम करते हैं। उनकी एक बार संख्या श्यामलाल यादव ने बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ी खबर के जरिए बताई भी थी। मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर लोग काम करते हैं। और श्यामलाल यादव ने ये भी तुलना की थी कि अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में कितने काम करते थे और नरेंद्र मोदी के ज़माने में कितने काम करते हैं। ये सब पूरा उसमें से ब्यौरा आया था। यानी संघ, जो अपने आप को राजनीतिक संगठन मानने से इनकार करता है, वो अपने आदमियों को बाकायदा सरकार के अंदर चाहता है कि जो लोग उनके प्रचारक के तो हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो उनको तैनात करें, और वो तैनात होते हैं। अब सिद्धार्थ यादव को जिस तरह से हटाया गया, क्योंकि वो पद उनका असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का था, लेकिन वो सारे महत्वपूर्ण काम भूपेंद्र यादव के वही करते थे। वो मुख्यमंत्रियों से बात करते थे, वो मंत्रियों से बात करते थे, वो विधायकों से, सांसदों से बात करते थे। जो निजी पार्टियां हैं, पूंजीपत वगैरह, उन सब से वो उन्हीं के जरिए उनके सारे अपॉइंटमेंट वगैरह वही सब देखते थे। तो इस तरीके से हटाया गया है, उससे चारों तरफ सनसनी है। इसका क्या मतलब हो सकता है कि क्या अयोध्या की घटना के बाद में जब पीएमओ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिकंजे में जो ट्रस्ट था, उससे अपनी बहुत सी बातें मनवाने में कामयाब हो गया है। सीईओ कामयाब, उन्होंने मान लिया ट्रस्ट ने कि वो सीईओ की नियुक्ति करेंगे, और भी कई बातें मानने में कामयाब हो गया है। तो क्या ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी संघ के सरकार में जो सीधा सीधा प्रभाव है, इसका मतलब ये नहीं है कि संघ के एजेंडे को लागू नहीं करेंगे, दूसरा एजेंडा उनके पास कोई है ही नहीं, वो तो लागू करेंगे ही। उसकी विधि वगैरह क्या होती है, उसमें कुछ को क्या ऑटोनॉमी मिलेगी, ये बहस का सवाल होता है। तो वो उस प्रकार के अंतर्विरोध तो रहते ही हैं, और वो अंतर्विरोध काफी गंभीर होते हैं, उनको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या एक इस तरह का सिलसिला इस घटना से शुरू होने वाला है कि जो संघ के पॉइंट मैन सरकार के अंदर काम करते हैं, जिनके जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सरकार के भीतर क्या हो रहा है इसकी पूरी खबर रहती है, और वो अपने मन के काम भी करवा पाता है, क्या उनकी संख्या में कोई कटौती होगी, या संघ के साथ में इसको लेकर कोई विवाद होगा? क्या क्या स्थिति लगती है आपको? देखिए अभय जी, ये पहली बात तो ये छोटी घटना नहीं है, ये अपने आप हाँ। में बहुत बड़ी घटना है। और थोड़ा भूपेंद्र यादव जी के बारे में मैं थोड़ा बताना भी चाहूँगा, क्योंकि भूपेंद्र यादव भी कोई सामान्य मंत्री नहीं है। भूपेंद्र यादव बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, और शायद लो प्रोफाइल रहना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। राजस्थान से आते हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि दरअसल वो अमित शाह की आँख और कान है। वो उनके बहुत ही करीबी लोगों में से हैं, और ये मैं आपको पुख्ता तौर पे कह सकता हूँ कि जब जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा रहा था, तो उस वक्त अमित शाह की तरफ से पेशबंदी थी कि भूपेंद्र यादव को दरअसल पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। और संघ ने उस वक्त भूपेंद्र यादव के नाम पर ऑब्जेक्शन इसलिए किया था क्योंकि उनको ये लग गया था कि अगर भूपेंद्र यादव बनेंगे तो पूरी पार्टी पूरी तरीके से अमित शाह की जेब में सिमट जाएगी। इस बार भी जब ये नितिन नवीन की चर्चा जब नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया, चर्चा तो खैर कभी नहीं चली उनकी, उस वक्त भी यह माना जा रहा था कि दरअसल भूपेंद्र यादव एक बड़े दावेदार हैं धर्मेंद्र प्रधान की तरीके से, और वो भी पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। और अगर आप चुनाव के अंदर देखें तो कई महत्वपूर्ण राज्यों के वो इंचार्ज भी रहे हैं, और एक तरीके से अमित शाह के वो बैकरूम बॉय के साथ साथ वो ट्रबल शूटर भी रहे हैं।
और अभी जैसे कि जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जब कुछ जानकारियां मिल रही कि दरअसल पूरे ऑपरेशन का संचालन भी भूपेंद्र यादव ने किया। तो भूपेंद्र यादव के मंत्रालय में अगर 4 लोगों को हटाया जाता है और सिद्धार्थ यादव को अगर उसमें से हटाया जाता है, जो उनके 40 साल के दोस्त माने जाते हैं और आरएसएस के समय के उनके दोस्त माने जाते हैं। 40 साल बहुत लंबा अरसा होता है, 30 साल ही चली माने भी बहुत लंबा अरसा होता है। इसका मतलब है कि बहुत ही बड़े कॉन्फिडेंट थे, बहुत ही उनके करीबी लोगों में से थे। अगर उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया है, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से बिल्कुल स्पष्ट है, तो वाकई में कोई बहुत बड़ी खबर रही होगी या कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा, वह कारण नहीं हो सकता। ये तो मैं मानता हूं कि मुझे एक बार एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर ने ये कहा था कि देखिए, और वो बहुत पावरफुल मिनिस्टर है, ऐसा नहीं वो छोटे-मोटे मिनिस्टर नहीं है, कि जब एक दिन अचानक उन्होंने पाया कि उनके दफ्तर में उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे और जो सेक्रेटरी थे, जो आईएएस के सेक्रेटरी थे, वो बदल गए और उनको खाली सूचना मिली कि फला आदमी अब वो आपके सेक्रेटरी होंगे, और वो 1 हफ्ते तक इनके पास आया ही नहीं, इनको रिपोर्ट करने तक नहीं आया। तो अंत में फिर उन्होंने उनसे बोला कि भाई काम तो आपको मेरे साथ ही करना है, तो कम से कम कर्टसी में चाय पीने तो आ जाइए। तो मंत्री महोदय ने उन सेक्रेटरी साहब को अपने बुलाया था, फिर उन्होंने चाय उनके साथ पी। ये संदर्भ देने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि दरअसल मंत्रालयों के अंदर जो सेक्रेटरीज हैं आज की तारीख में काम करने वाले, सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन चूंकि भूपेंद्र यादव के मंत्रालय में वो थे और उनके बड़े करीबी आदमी को वहां से हटाया गया है या उनके सर्विस को टर्मिनेट किया गया, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी खबर निश्चित तौर पर उसमें है। अब वो घोटाले से संबंधित है, किसी रॉन्ग डूइंग से संबंधित है, या कुछ और बड़ा कारण है जिसकी वजह से संबंधित है, ये इस सरकार का स्वभाव है, आपको कभी पता नहीं चलेगा। और इसके मैं आपको 2 बड़े स्पष्ट उदाहरण दे सकता हूं कि क्यों पता नहीं चलेगा। और इनके पहले जो 2 बड़े कांड हुए हैं, वो भी बहुत बड़े-बड़े कांड हुए। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब भारत के उपराष्ट्रपति को इस बिना पे इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, या उनको अपने स्वास्थ्य की चिंता थी। कारण ये सिर्फ इतना सा नहीं था कि उनका स्वास्थ्य दरअसल खराब था, बहुत सारे उसके पीछे कारण थे, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चल पाया कि इस देश के उपराष्ट्रपति को अचानक इस्तीफा उनसे ले लिया गया या उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या था। दूसरे एक बड़े सज्जन हैं जिनको हिरेन जोशी कहते हैं, वो दरअसल जिनके बारे में राजदीप सरदेसाई ने अपनी किताब में लिखा कि भारत के तीसरे सबसे पावरफुल आदमी, यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद तीसरे सबसे पावरफुल आदमी, जो दरअसल पूरे मीडिया का संचालन वो करते हो, पूरे मीडिया को उन्होंने एक तरीके से अपना भक्त बनाया। वो सारा काम हिरेन जोशी देखते थे, यानी देश के अंदर क्या नैरेटिव चलेगा, क्या नैरेटिव नहीं चलेगा, टीवी पे क्या डिबेट होगी, क्या डिबेट नहीं होगी, किसको गेस्ट के तौर पर बुलाया जाएगा, ये सारी चीजें वो देखा करते थे। और एक दिन अचानक आपको खबर मिल गई कि दरअसल हिरेन जोशी को अपने पद से हटा दिया गया है, वो पूरी तरीके से साइडलाइन हो गए। कभी आपको पता नहीं चल पाया कि दरअसल हिरेन जोशी को क्यों हटाया गया। तो उस संदर्भ में अगर आप इस घटनाक्रम को देखेंगे कि जैसे हिरेन जोशी को पूरी तरीके से हाशिए पर लाने के पीछे एक रहस्य बना हुआ है, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति को हटाने पर एक पूरी तरीके से रहस्य बना हुआ, उसी तरीके से ये भी एक रहस्य का है। लेकिन चूंकि ये मंत्रालय से संबंधित है और चूंकि सिद्धार्थ यादव उनके बड़े करीबी लोगों में से थे, जो प्रधानमंत्री कार्यालय मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते थे, इसका मतलब है कोई बहुत ही संगीन मामला था जिसकी वजह से उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया गया। लेकिन चूंकि ये सरकार जानकारी देने में और जनता के प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी को मानती नहीं है, और उसको ये लग रहा था कि इसी बीच में जब राम मंदिर की चोरी का मसला सामने आ गया, डकैती का मसला सामने आ गया, तो एक और अगर विवाद आ जाएगा तो फिर वाकई में दिक्कत पैदा होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मामला बहुत बड़ा है, संगीन है, लेकिन क्यों हटाया गया, जब तक अब सरकार ना बता दे या जब तक कोई खोजी पत्रकार जाके इसकी रपट लेके ना आए, तब तक हमको आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन आपके बात बिल्कुल सही है, ये मामला वाकई में बहुत बड़ा है, और इसीलिए बड़ा रेयर होता है जब कोई बड़ी खबर आती है, कोई एक अखबार करता है, तो अगले दिन उसका फॉलोअप अगर बाकी के अखबार भी करें, तो इसका मतलब उनको भी मालूम है कि इसमें दरअसल खबर बड़ी थी और इसलिए बाकी के लोगों ने उसकी फॉलोअप करने की कोशिश की। मेरा इसमें ये छोटा सुझाव है, मतलब किस तरह हम लोग इसकी ऊपर नजर रखें। मेरा मानना है कि क्या संघ के जो दूसरे ओएसडी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जाहिर है कि मंत्रियों की अपनी पसंद भी होते हैं, मंत्री सब संघ के हैं तो मानते हैं भाई इस बंदे को हमारे साथ लगा दो, इस बंदे को हमारे साथ लगा दो, तो इस तरह से पूरा नेटवर्क बनता है। अब देखना यह है कि क्या दूसरे कुछ मंत्रालयों के भी लोग हटाए जाते हैं, या ये जो घटना हुई है केवल भूपेंद्र यादव के मंत्रालय से ही हुई, उनके साथ हुई है। ये अभी धीरे धीरे करके समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक और इससे बृहत्तर प्रश्न इसके साथ में जुड़ा हुआ है,
वो ये है कि मोदी जी की सरकार चल कैसी रही है। देखिए, जिस वक्त अरावली की पहाड़ियों वाला मामला आया था, उस वक्त भूपेंद्र यादव विवादों के केंद्र में थे और वो काफी बड़ा विवाद था, अरावली की पहाड़ियों वाला। उसमें इनको कदम अपना वापस झेलना पड़ा। अब इसके बाद में हरदीप पुरी विवादों के केंद्र में है, या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र यादव हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान है, वो विवादों के केंद्र में है। चर्चा चल रही है कि जो सीतारमन है, जो अर्थ मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन, उनकी वो अपनी अक्षमता साबित कर चुकी हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। हालांकि हम लोगों की निगाह में पहले से भी अक्षम थी, लेकिन अब वो सरकार की निगाह में भी अक्षमता साबित हो चुकी हैं। उनको भी हटाना है या उनकी जगह शक्तिकांत दास या किसी और व्यक्ति को लाने की बात चल रही है। और हम जानते हैं कि रेल मंत्रालय किस प्रकार का चल रहा है, उसके बारे में भी हमें जानकारी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो मोदी जी, विदेश मंत्रालय क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, आगे भी कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से ढक्कन हो चुकी है। सोशल मीडिया पर इस तरह के बहुत सारे क्लिप चलते रहते हैं कि इस देश का सर्वाधिक अक्षम गृह मंत्री कौन है। ऊपर उसमें अमित शाह की तस्वीर लगी होती है और उनकी विफलताओं की सूची उनकी तस्वीरों के नीचे आ सकती है। हर मंत्रालय पर अलग अलग कार्यक्रम किया जा सकता है, उसकी विफलताओं के पूरे चीट फाड़ की जा सकती है। तो मोदी जी की सरकार बहुत बुरे तरीके से चल रही है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज है नहीं। जो कौशल विकास मंत्रालय है, उसके बारे में तो सीएजी कह चुकी है कि 10,000 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला हुआ है। उस घोटाले को मीडिया और सरकार ने मिलकर पूरी तरीके से दबा रखा है। सरकार के अंदर ये हालत है, सरकार के बाहर राम मंदिर के मसले पे क्या हो रहा है हम देख ही रहे हैं। और फिर जो पेपर लीक वगैरह सब क्या स्थिति है, कुछ भी इस सरकार से संभाले नहीं संभल रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है, सरकार के लिए कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती है कहीं से। जो भी रिपोर्ट आती है वो नेगेटिव रिपोर्ट आती है। जो मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं में भी यही होता है कि भाई इस मंत्री का काम ठीक नहीं है, इसको हटाया जाएगा, मोदी जी को एक नई ऊर्जा चाहिए। तो लोग हंस के कहते हैं ये मंत्री भी पीएमओ के, इन मंत्रियों के अधिकार भी सब पीएमओ के पास था। पीएमओ जब चाहता था तो उनको थोड़ी बहुत देर के लिए अधिकार दे देता था, फिर ले लेता था। 2 घंटे के लिए आप अधिकार संपन्न हुए, उसके बाद आपको अपने अधिकार वापस करने पड़ेंगे। नए मंत्री आएंगे, उनको भी मिनटों और घंटों की दर से उनको अधिकार संपन्न और अधिकारहीन, अधिकार वंचित किया जाएगा। इस तरह से ये सरकार चलती है। तो गवर्नेंस के मामले में ये सरकार आश्चर्यजनक रूप से विफल है। जी देखिए अभय जी, इसके 2 पहलू। एक तो जो आपने आरएसएस का जिक्र किया है, आप तो खैर मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं, जो कार्डर बेस्ड पार्टियां होती हैं वो सरकार में रहे, सरकार में ना रहे, सरकार में रहती तो उनका आदमी जरूर वहां पे मंत्रालय में रहता है। ये तो मैंने खुद उस वक्त महसूस किया जब इंद्रजीत गुप्ता जी गृह मंत्री थे, तो उनका जो फोन उठाने वाला जो असिस्टेंट होता था वो दरअसल सीपीआई का बड़ा काडर था। वो किसी आईएएस वगैरह को समझता नहीं था और वो इंद्रजीत गुप्ता को सीधे इंद्रजीत ही कह के बुलाता था। कभी उसने पूरा सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। शायद ये उनकी परंपरा भी थी, उसमें वो बुरा भी नहीं मानते थे। तो ये तो बिल्कुल सच है कि आज की तारीख में मंत्रालयों के अंदर काफी कुछ काम संघ से जुड़े हुए लोग ही करते हैं। अब उसमें एक ही डिस्टिंक्शन करना जरूरी हो गया, वो एक कि दरअसल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति से है या फिर थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी, अगर मिनिस्टर कोई पावरफुल है तो ऑटोनॉमी ले लेता है। जैसे भूपेंद्र यादव ने ऑटोनॉमी ले ली होगी कि चलिए ये तो अमित शाह के बड़े करीबी हैं तो उनको ये होगी। लेकिन अगर ये कहिए कि ऑटोनॉमी राजनाथ सिंह को है तो उनके पास नहीं होगी। ये नितिन गडकरी के पास ऑटोनॉमी बिल्कुल नहीं होगी। वहां तो संघ का आदमी भी होगा लेकिन नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होगा। तो एक तो पहलू ये। दूसरा पहलू ये कि मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों मुझे आरएसएस के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है। कोई बड़े शीर्ष नेताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मिडिल या उससे लोअर लेवल के, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात ये की। उन्होंने कहा कि देखिए आज की तारीख में हमारी सरकार लगभग उसी स्थिति में पहुंच गई जो 2011-12 में मनमोहन सिंह की सरकार की स्थिति पहुंच गई थी। फैसले हो नहीं रहे हैं और एक के बाद एक संकट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और उनका कहना यह था कि दरअसल इसकी शुरुआत अगर आप ध्यान से देखें तो पहलगाम मामले से शुरू होती है और उसके पहले जो टैरिफ का मामला था वो सारी शुरू होती है। अब जो है वो भ्रष्टाचारों की भी एक लंबी श्रृंखला शुरू हो गई है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो राम मंदिर से शुरू हुआ। उसके पहले जो बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको लेके एक बड़ा घोटाला सामने आया जिसपे पूरी तरीके से चर्चा नहीं हो पाई। अब ये भूपेंद्र यादव का सवाल खड़ा हो गया है। वित्त मंत्रालय की स्थिति तो आपने बिल्कुल सही कहा
कि लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन वो उनको फाइनेंस के बारे में उनकी एक्सपर्टीज किसी को मालूम नहीं है। लेकिन इसमें जो बात आपने बिल्कुल सही कही है कि ऑटोनॉमी घंटों के हिसाब से नहीं, बल्कि मुझे लगता है मिनटों के हिसाब से मिलती है। सब कुछ तो प्रधानमंत्री कार्यालय चलाता है। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री भी है राज्यों के अंदर, उनका काम भी एक डेजिग्नेटेड पीएमओ का अधिकारी ही तय करता है। जब तक वहां से क्लियरेंस नहीं होती, तब तक किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है जो अपने बल पे कर सके। अब योगी आदित्यनाथ और दो एक लोगों को छोड़ दीजिए जो अपने स्तर पे एक बड़े नेता भी बन गए हैं, जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो अब भजनलाल शर्मा जी हो या फिर कोई पटेल साहब गुजरात के मुख्यमंत्री, उनका क्या लेना देना, या फिर मनोज मांझी हो उड़ीसा के, उनका क्या लेना देना। उनका तो फिर आप कुर्सी पे बैठे रहिए, या दिल्ली के अंदर आप रेखा गुप्ता को देख लीजिए। सारा काम तो जो नए एलजी महोदय वो चला रहे, सारा काम वो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से लेते हैं। तो ये जो क्राइसिस आज दिखाई पड़ रही है, ये क्राइसिस दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी निजी क्राइसिस है। और निजी क्राइसिस इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो पूरी तरीके से थकावट में है, और जो उनकी बड़ी खासियत मानी जाती थी कि वो नैरेटिव गढ़ने में बड़े एक्सपर्ट हुआ करते थे, नैरेटिव अब उनसे नहीं गढ़ा जा रहा। अब वो नैरेटिव ना तो गढ़ पा रहे हैं और ना उनके भाषणों में वो ऊर्जा या ऊष्मा दिखाई पड़ती है। तो दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि अगर आप ऐसे लोगों से घिरे होंगे जिनका अपना कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, जो सिर्फ टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेट हैं, जो राजनीति में लाइट वेट भी नहीं बल्कि फेदर वेट हैं, तो फिर वो एक समय के बाद फिर वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं। मेरा मानना है कि ये जो संकट है, ये संकट दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय का अपना संकट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना संकट है। क्योंकि वो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बातचीत कर देंगे, वो टीम इंडिया के बारे में बात करेंगे कि राज्यों और केंद्र को मिलकर एक भारत के विकास के बारे में बातचीत करना चाहिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बातचीत करेंगे, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इस सरकार में सिर्फ एक ही आदमी की चलती है, एक ही आदमी को सोचने का अधिकार है। तो अगर भूपेंद्र यादव के यहाँ कोई क्राइसिस है, या फिर अगर अर्थनीति में कोई क्राइसिस है, या विदेश नीति में कोई क्राइसिस है, या किसी राज्य के अंदर कोई क्राइसिस है, तो मैं उस मंत्री या मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानता ही नहीं। मैं तो साफ तौर मानता हूं कि दरअसल ये क्राइसिस प्रधानमंत्री कार्यालय की अपनी है, नरेंद्र मोदी जी की अपनी क्राइसिस है। और जिनके बारे में कहा जाता था कि बड़े डिसाइसिव है, निर्णायक फैसले करते हैं, बड़े बड़े फैसले करते हैं, वो आपने देख लिया कि वो जब सीज फायर करना हुआ तो उसकी घोषणा अमेरिका से हुई, और जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को यहाँ आना था तो उनकी घोषणा भी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो करते हैं, या जेडी वैंस करते हैं। वो घोषणा प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करते रहे, और ये अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल भारतीयों के लिए करते रहे, एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। राम मंदिर का इतना बड़ा घोटाला सामने आ गया है, एक शब्द प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकला। और अमित शाह जी जो गृह मंत्री है, जो हर मसले बोलते हैं, वो भी इस मसले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा मानना यह कि किसी मंत्री को दोष देना उचित बिल्कुल नहीं होगा। सीधे सीधे ये प्रधानमंत्री कार्यालय की नाकामी है, और प्रधानमंत्री कार्यालय कौन चला रहे हैं सबको अच्छी तरीके से मालूम है। इसलिए ये संकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना निजी संकट है। अब वो कैसे इसे पार पाते हैं, ये अलग तरीके का प्रश्न है। क्या वो वित्त मंत्री को चेंज करेंगे? क्या वो अपने स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या वो मंत्रियों को नए मंत्री लाएंगे, पावरफुल मिनिस्टर्स लाएंगे जो अपने फील्ड के डोमेन एक्सपर्ट्स होंगे, और उनको वो ऑटोनॉमी देंगे जो दरअसल नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को दी थी जब उनको वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था, और ये कहा था कि वित्त मंत्रालय आप चलाइए, अर्थव्यवस्था आप देखिए, मैं राजनीति को देखूंगा क्योंकि मैं राजनीति को समझता हूं, लेकिन अगर फेल हुए तो जिम्मेदारी आपकी होगी। ये नरसिम्हा राव का मैंडेट था। नरसिम्हा राव ने कभी भी जो है उसमें मनमोहन सिंह के रास्ते में कोई रोड़े नहीं अटकाए और उनको इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी का ये तरीका नहीं है। वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड तरीके से चीजों को चलाने की कोशिश करते हैं। उनके प्रधानमंत्री कार्यालय के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो सारे मंत्रियों को कंट्रोल करते हैं। इसलिए अगर वो अपने स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में बदलाव करने के लिए तैयार है, अगर वो मंत्रियों को ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार है, तब तो आप कुछ बेहतर स्थिति की कल्पना करिए। अन्यथा ये स्थितियां जैसी हैं वैसी ही चलती रहेंगी, और आते जाते समय में आपको जानकारी मिल जाएगी कहीं भूपेंद्र यादव जी का कोई सेक्रेटरी बदल गया है, कोई उनका पुराना बदल गया, क्योंकि उसके बारे में किसी ने जाके कन्फ्यूसिया कर दी होगी, या किसी ने कोई बड़ी जानकारी दे दी होगी, या किसी बड़े घोटाले का इल्हाम हो गया होगा। इसके अलावा कोई बड़ा बदलाव मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता है। अब कर दें तो बहुत अच्छी बात है, तो वो देश के लिए भी अच्छी बात है। इसमें आपने एक बड़ी
आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मझोले स्तर के ही सही किसी व्यक्ति ने आपको बताया कि सरकार की हालत तकरीबन वैसी हो गई है जैसी आखिरी दौर में मनमोहन सिंह सरकार की हालत थी। तो उस वक्त सरकार मनमोहन सिंह की जो हालत थी उसको मीडिया ने और ज्यादा एम्पलीफाई किया और उस हालत को बहुत ज्यादा मीडिया ने, वो हम सब लोग उसमें शामिल थे, मैं भी उसमें शामिल था। मतलब अगर मैं मीडिया का एक हिस्सा हूं तो उस प्रकार की कमियों को उजागर करने में और उनको लोगों के सामने विस्तार से बताने में मेरे जैसे व्यक्तियों की भी भूमिका थी, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं ऐसा करते हुए। बिल्कुल। अच्छा, तो वो उसकी वजह से उनके खिलाफ उससे एक एंटी इनकम्बेंसी जनरेट हुई। इसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस की सीटें 50 के आसपास आ गई घट के। अच्छा, इस सरकार की भी बिल्कुल उनके आरएसएस के बंधु भी बात से सहमत हूं। मैं मानता हूं ये उस वक्त के सभी बुरी है इनकी हालत। उस सरकार में फिर भी कई सक्षम मंत्री थे, क्योंकि उस सरकार में सेंट्रलाइजेशन का स्तर हर जगह होता है, वहां केंद्रीकरण का स्तर इतना ज्यादा नहीं था, है कि नहीं? तो ये इससे भी बुरी हालत है। लेकिन चूंकि मीडिया इस चीज को एम्पलीफाई नहीं कर रहा है, मीडिया इस चीज को उस जमाने की तरीके से लोगों के सामने पेश नहीं कर रहा है खोलकर, तो इससे वो माहौल नहीं बन रहा है जो उस वक्त माहौल बना था उस सरकार के खिलाफ। तो लेकिन क्या एंटी इनकम्बेंसी मीडिया के इन प्रयासों की हमेशा ही मोहताज होती है? क्योंकि जिस तरह उस सरकार को 10 साल हो गए थे, इस सरकार को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। कोई जरूरी नहीं है। मैं मानता हूं कि मीडिया की भूमिका होती है, लेकिन मीडिया की बुरी तरह मोहताज नहीं होती है एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि जनता को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। जनता तो उन दिक्कतों की रोशनी में, अपनी अपनी टूटी हुई उम्मीदों की रोशनी में, अपनी भग्न आकांक्षाओं की रोशनी में देखती है सरकार को, देखती है कि ये वो नेता तो नहीं है, इसको हमने बड़े गाजे बाजे के साथ सत्ता पे आरूढ़ किया था, ये तो नेता बदल गया है, नेता इसकी मुरझा गया है, नेता इसकी आभा मंद हो गई है, ये सब जनता सोचती है। तो आपको क्या लगता है, कुछ एंटी इसके इतनी बुरी सरकार चला रहे हैं मोदी जी, तो फिर एंटी इनकम्बेंसी कुछ बन रही है या मीडिया सोख लेता है उसको, मीडिया सोखते की तरह उसको सोख लेता है? 2024 का चुनाव तो इस बात का प्रमाण है कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। तो 2024 के बाद से ऐसा कोई जबरदस्त काम तो किया नहीं जिसकी वजह से वो एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज कर ले, बल्कि उसके बाद की स्थितियां तो बहुत खराब हुई हैं। और 2024 में भी मीडिया इनके साथ था। तो एंटी इनकम्बेंसी तो है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मुझे इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना 2024 के पहले था ना 2024 के बाद है। एंटी इनकम्बेंसी है, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है। इस सरकार की जो एक सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि दरअसल इनके पास वो पूरा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से या जिसके कारण ये जो एंटी इनकम्बेंसी का जिस तरीके से असर होना चाहिए था, उस असर को ये काफी हद तक ब्लंट कर देते हैं। यानी लोगों को अगर तकलीफ हो भी रही होगी तो उसको उस तकलीफ का एक बहाना दे देते हैं कि भाई लोग कहेंगे यार पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा है, तो फिर एक खुसफुसाहट करने वाला आदमी, देखिए अरे आप लोगों को तो पेट्रोल डीजल की बात करें, पाकिस्तान में देखिए कितना बुरा हाल हो गया वहां पे, तो हमने तो फिर भी काफी संभाल के रखा। अब इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? अगर ईरान में युद्ध हो जाए तो मोदी जी क्या कर सकते हैं इसमें? अगर ट्रंप जो है वो टैरिफ बढ़ा देंगे तो हम उसमें क्या कर, हम तो मैनेज कर रहे हैं। देखिए किसी तरीके से प्रधानमंत्री जी मैनेज कर रहे हैं। और लाखों की संख्या में इनके फुट सोल्जर्स हैं जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले RWOs में एक्टिव हैं, और लाखों की संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहां वो लगातार लोगों के दिमाग को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम जो आलोचना आ रही है उसको ब्लंट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से इनका असर है, और मीडिया तो आप देख ही रहे हैं। तो मैं एक चीज का बहुत पक्का समर्थक हूं, वो ये है कि मीडिया किसी सरकार के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी 2 है तो 2 को 6 में बदल सकती है। वो रोज अगर चिल्लाना शुरू कर दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दो, जो मनमोहन सिंह के जमाने में हो रहा था। अन्यथा किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस की सीटें 44 पे आके घट जाएंगी। मतलब एक भी पत्रकार अगर मुझे मिलता जो कहता कि नहीं कांग्रेस की सीटें जो है वो 203 से घट के 44 हो जाए, मुझे तो नहीं मिला था 2014 में जिस तरीके की बात की। मुझे तो एक भी आदमी नहीं मिले, 1-2 लोगों को छोड़ के, कि भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिलेंगी, मुझे तो नहीं मिला था। तो वो एक अलग तरीके का, लेकिन चूंकि जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको मीडिया ने इतने बड़े पैमाने पर मैग्नीफाई कर दिया था
कि जो लोग नहीं मानते थे वो भी मानने लगे थे कि बहुत बुरी सरकार चल रही है। ये एक एब्सेंस है। दूसरी बात क्या है कि जब आप ये कहते हैं कि क्या एंटी इनकम्बेंसी है, तो फिर कॉज का इफेक्ट भी होना चाहिए कि भाई अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो उसका मतलब सरकार जानी चाहिए। अब इसमें एक राइडर जो अब लग गया है, जो 2024 के बाद का एक नया फिनोमेनन है, वह इलेक्टोरल मैनेजमेंट। अगर इलेक्टोरल मैनेजमेंट काम कर रहा है, मैं जानबूझ के उसको वोट चोरी की भाषा में नहीं बात कर रहा, अगर इलेक्टोरल मैनेजमेंट काम कर रहा है इसमें, तो फिर एंटी इनकम्बेंसी हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है। आप महाराष्ट्र में जिसको सब मान के चल रहे थे कि वहां कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जो है वो महाविकास आघाड़ी वो जीतेगा, वो बुरी तरीके से हार गया। वहां 2/3 से वो जीत गए, सब हक्के बक्के रह गए। हरियाणा के अंदर सब कह रहे थे कांग्रेस पार्टी जीत रही, वो बुरी तरीके से वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। आप बंगाल का उदाहरण तो आपके सामने, किस तरीके से चारों तरफ से एक चक्रव्यूह को रच के ममता बनर्जी को न केवल हराया गया बल्कि उनके पार्टी को कब्जा कर लिया गया। अब आप कहते रहिए कि ममता बनर्जी के खिलाफ तो आप भयानक तौर पर एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, लेकिन क्या इन सारे फैक्टर्स को हम माइनस कर दे जो फैक्टर्स वहां काम कर रहे थे। या बिहार के अंदर किसने कहा था कि आरजेडी को 22 सीटें सिर्फ आ जाएंगी, जबकि वो आरजेडी जो 5 साल पहले लगभग बराबर की सीटें लेके आती है, और अगर मैनेजमेंट नहीं होता तो शायद आरजेडी की सरकार वहां पे बनती। तो हम आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं, भारत की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां इस इलेक्टोरल मैनेजमेंट को दरकिनार करके हम अगर किसी तरीके का कोई विश्लेषण सरकार के बारे में करते हैं या चुनाव के बारे में कोई भविष्यवाणी करते हैं, तो फिर वो उचित नहीं होगा। हमें इस राइडर के साथ करना ही पड़ेगा कि इलेक्टोरल मैनेजमेंट इस देश के अंदर चल रहा है, चाहे वो चुनाव आयोग के माध्यम से चल रहा है, चाहे एसआईआर के माध्यम से चल रहा है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने हाथ में लेके हो रहा है, चाहे ईवीएम की जो शिकायतें आ रही हैं उसको अगर आप जोड़ना चाहें तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। तो जब एंटी इनकम्बेंसी का एकमात्र पैरामीटर होता है वह सरकार की हार, क्या वाकई में सरकार की हार होने वाली है या नहीं है, कम से कम मैं तो नहीं आज की स्थिति में कह सकता हूं, क्योंकि मैं तो बिहार बंगाल चुनाव के समय भी ये कह रहा था कि भैया जिस तरीके से वहां चुनाव हो रहा है उसमें ममता बनर्जी अगर हार जाए तो मुझे हैरानी नहीं होनी चाहिए। तब कई लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया था। तो मैं इस बात में निश्चित, एक एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख में सरकार अर्थनीति हो, विदेश नीति हो या छात्र नीति हो, हर मसले पर अपने आप को सफल पा रही है। जो सरकार या जो संगठन राम के दानपात्र की रक्षा नहीं कर सकती, हम कैसे उससे उम्मीद करें कि वो देश की रक्षा कर पाएगी या फिर वो हिंदू समाज की रक्षा कर पाएगी। ये प्रश्न मेरे सामने है। लेकिन क्या वो चुनाव हार जाएंगे? आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे नहीं मालूम किस तरीके का नहीं, इसमें केवल एक पहलू है आशुतोष जी, एक पहलू है जिससे आप अच्छी तरीके से अवगत हैं और हमारी आपकी इस बारे में चर्चा भी हो चुकी है। वो पहलू ये है कि 2024 के चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सुंदर विधानसभा चुनाव जीते थे, सनसनीखेज जीते थी वो भी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उन्होंने छीन लिया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों जीत लिए थे। और उसी के प्रभाव में आगे इन्होंने जोश में 400 पार कहना शुरू कर दिया था कि अब तो हमारी बल्ले बल्ले, हमें कोई रोक नहीं सकता है। और इससे पहले 2019 से पहले कांग्रेस ने तीनों जीत लिए थे, फिर कांग्रेस हार गई थी लोकसभा चुनाव में। इन्होंने भी 2024 से पहले जीते और लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपना बहुमत खो दिया उसके बाद में। इससे ये लगता है कि प्रदेशों में जो एंटी इनकम्बेंसी होती है या इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी जो भी होती है, उसका किरदार अलग होता है, और लोकसभा की एंटी इनकम्बेंसी या इनकम्बेंसी का किरदार थोड़ा भिन्न होता है। ये हमने 2024 में तो खास तौर से देखा है। तो हम लोगों को थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे हमें इस मामले में कुछ हो सकता है भिन्न तस्वीर दिखाई पड़ना शुरू हो। अब भैया लेकिन उसमें एक राइडर है। वो राइडर ये कि हम ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव जो है वो पूरी तरीके से साफ सुथरे और ईमानदारी से हो रहा है। मैं तो ये मानता हूं 2024 का चुनाव भी साफ सुथरा और ईमानदारी से नहीं हुआ, क्योंकि उसमें 78 सीट तो ये लोग बेईमानी से बचा ले गए। इसके प्रमाण उपलब्ध हैं, इसका डेटा, इसका सेफोलॉजिकल प्रमाण उपलब्ध है, और हम लोग इस प्रमाण के ऊपर भी चर्चा भी कर चुके हैं, और सब हमारे पास दस्तावेज भी हैं। आगे भी चर्चा हम कर सकते हैं, हालांकि बात अब पुरानी हो गई है। तो वो भी हो सकता है अब ज्यादा बेईमानी हो, अब प्रबंधन का स्तर ज्यादा हो, क्योंकि अब जो है ना, अब अप्रत्याशित नतीजे आ रहे हैं। ये जो मैंने कहा ना कि ये नतीजे अब अप्रत्याशित हैं। पत्रकार वरिष्ठ इतने बड़े पैमाने पर पत्रकारों को गलत होते हुए चुनाव के नतीजों पर मैं पहली बार देख रहा हूं। इसलिए
मेरे मन में ये शंका है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि भाई चुनाव पूरी तरीके से रिग्ड है। मेरे पास प्रमाण जिस दिन होगा उस दिन मैं बोलूंगा। कंजेक्चर के आधार पर बोलने का कोई अर्थ होता नहीं। तो मैं एक राइडर के साथ ये कहता हूं कि अगर चुनाव साफ सुथरे और निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं, तब तो 2029 का चुनाव इस सरकार के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस होगा और दिक्कतें इनको आएंगी निश्चित तौर पर, जो मैं 2024 के चुनाव के पहले भी बोल रहा था। लेकिन 2024 के बाद का जो किरदार चुनाव का बदला है, अगर वो एज इट इज है या अगर वो और बदलता है, तो फिर इस एंटी इनकम्बेंसी और हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर तो ठीक है आशुतोष जी, ये एक ऐसा मसला है जो हम लोगों को बार बार अटेंड करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी, अपने निकट अतीत से, इतिहास से तुलना करनी पड़ेगी। और जो प्रवृत्तियां बदल रही हैं, सरकार ने SIR के तौर पर, उसके बाद अभी परिसीमन का मामला भी सामने आएगा, हो सकता अभी कुछ दिनों बाद परिसीमन भी सरकार बहुमत की जुगाड़ करके कर ही ले, 2/3 बहुमत की जुगाड़ करके, तो उससे क्या फिर सीन बनेगा, उसको अलग से ही हम लोगों को समीक्षा करनी पड़ेगी, जो बड़ा जटिल काम है। परिसीमन का क्या असर पड़ेगा, बड़ा जटिल काम है। SIR का असर दरअसल क्या पड़ रहा है, ये भी एक बड़ी जटिल एक जटिल आकलन है, जो अभी तक हम जनगणना अभी होके आई नहीं है। तो ये 3-4 चीजें ऐसी फंसी हुई हैं भारतीय लोकतंत्र के गले में छछूंदर की तरह, जो ना निगलते बनती हैं ना उगलते बनती हैं। तो हम लोग फिर से जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी, उनके ऊपर हम लोग दिमाग खपाएंगे मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।